अब ओम प्रकाश धनखड़ के पास ना संगठन में कोई स्थान है, ना क्योंकि वो विधायक बन नहीं पाए तो ना कैबिनेट में कोई स्थान है, ना विधानसभा में कोई स्थान है। कुलदीप बिश्नोई आया था। कुलदीप बिश्नोई को आप देख लो, उनको कहीं भी तो ना तो राज्यसभा में एडजस्ट किया, ना अब संगठन में कहीं एडजस्ट किया, और वो तो वैसे भी काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे हैं। राव इंद्रजीत नाराज़ चल रहे हैं। बीजेपी ने ये अपना एजेंडे में स्पष्ट कर दिया है कि हम हरियाणा के जाटों को उसकी औकात में रखेंगे, उनको ना तो जहाँ बड़ी जिम्मेदारी देंगे और यहाँ ना प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। अगर राव साहब ठान लें तो बीजेपी की सरकार को खतरा हो सकता है। ब्राह्मण समाज से भी आप देखोगे तो संगठन में किसी नेता को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, खास मुद्दे में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी टीम घोषित की है जिसमें हरियाणा के केवल 2 नेताओं को जगह मिली है। बाकी कई बड़े नेताओं की छुट्टी हो गई है, जैसे ओम प्रकाश धनखड़ से राष्ट्रीय सचिव का पद वापस ले लिया है और उनकी जगह पर हरियाणा से संजय भाटिया, जो कि राज्यसभा के सांसद है, उनको राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अब आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ा हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो विषय बना हुआ है ओम प्रकाश धनखड़, जो 2024 में करीब 16,000 से बादली विधानसभा से चुनाव हार गए थे। अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि उसके बाद भाजपा में वो एबीवीपी से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी और उसके बाद लगातार वो कुछ ना कुछ बीजेपी में एक्टिव थे और कृषि मंत्री भी रहे मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे बीजेपी सरकार में। लेकिन 2024 में वो विधानसभा चुनाव हार गए और अब उनके पास ना संगठन में कोई जिम्मेदारी है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो अभी कहाँ ठहरते हैं, इस पर बड़ा संशय बना हुआ है। और ना सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़, बल्कि ये जो अभी भाजपा का संगठन का विस्तार हुआ है, नितिन नबीन जो बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, इनकी जो नई टीम बनी है, इसमें बड़े दिग्गज बड़ी टकटकी लगाए देख रहे, जैसे कैप्टन अभिमन्यु, जैसे कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस से आए थे, और रामविलास शर्मा बहुत बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के, स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और अहिरवाल से बड़े नेता कहलाते हैं और बड़े ब्राह्मणों के भी बड़े नेता कहलाते हैं। और जब बीजेपी का हरियाणा में कुछ भी नहीं होता था उस समय रामविलास शर्मा अकेले ऐसे बड़े नेता थे, बड़ा नाम था उनका। लेकिन नई टीम के अंदर इनमें से किसी को भी जगह नहीं मिली। अनिल विज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने नेता हैं और कई बार वो विधायक भी रह चुके हैं, अभी मौजूदा हरियाणा सरकार में मंत्री भी है, उनको भी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लेवल पर नहीं दी गई है। तो संजय भाटिया, ओपी जी, संजय भाटिया अभी 2 दिन पहले ही गुड़गांव में प्रोग्राम था। नितिन नबीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए हुए थे, मनोहर लाल खट्टर थे और बड़े बड़े नेता थे। तो राव साहब का दर्द छलका, उन्होंने पंजाबियों को घेरने की कोशिश की राजनीति के जो है उनके बारे में, कि पहली बार हरियाणा में एक पंजाबी को मुख्यमंत्री बना। इस तरह के उन्होंने अपनी भड़ास, अपनी जो एक उनको लग रहा है कि ये हरियाणा में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है ये उनकी वजह से बीजेपी को मिली हुई है और उनको मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठाया जा रहा है। तो उनको जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी पूरी भड़ास जो है निकाली थी। लेकिन अभी जो भाजपा का संगठन का विस्तार हुआ है, जो मतलब नई टीम बनी है, उसके अंदर जो है संजय भाटिया जो प्रोमिनेंट पंजाबी नेता हैं, करनाल से वो लोकसभा एमपी भी रह चुके हैं, मनोहर खट्टर के खासम खास कहलाते हैं, और हरियाणा में देखो राज्यसभा में भी हैं, और ऊपर से अब बड़ी जिम्मेदारी जो है संगठन में मिल गई है। सत सिंह जी, जैसा आपने कहा ना कि राव इंद्रजीत का दर्द छलका, जो ये विभाजन विभीषी का जो कार्यक्रम हर साल जो 15 अगस्त पे 14-15 अगस्त 2 दिन में ये कार्यक्रम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस कार्यक्रम को लेके नेताओं में दर्द तो कईयों को है, लेकिन संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बोलने की हिम्मत नेताओं में नहीं है। राव साहब अपनी ताकत रखते हैं, अपना उनका वजूद है,
उनके पास 10 से 15 एमएलए बनाने की ताकत है, इसलिए वो किसी भी मंच से खुल के बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आप ये देखिए, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे तब भी स्टेज से कई कार्यक्रमों में राव इंद्रजीत ने मनोहर लाल पे खूब कटाक्ष किए, खुलकर कटाक्ष किए। लेकिन और कोई नेता हरियाणा में एक भी ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के किसी डिसीजन को लेके, किसी कार्यक्रम को लेके अपने मन की बात सार्वजनिक रूप से कह सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे राव साहब ने वो पंजाबी समाज को लेके जो टिप्पणी की कि भाई पंजाबियों ने तो, पंजाबी समाज से तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन गया। दूसरी बात तो ये है कि वो अपने दम पे बन गए। लेकिन अगले ही दिन, एक दिन या 2 दिन के तुरंत बाद, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होता है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब अपनी टीम की घोषणा करते हैं, तो उसमें एक पंजाबी चेहरे को राष्ट्रीय महामंत्री की सूची में शामिल किया जाता है। और वो बंदा जो है वो करनाल से पूर्व लोकसभा के सांसद, मौजूदा राज्यसभा के सदस्य संजय भाटिया है। संजय भाटिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के खासम खास हैं और पंजाबी समाज से संबंध रखते हैं। इसलिए राव इंद्रजीत को 2 दिन के बाद ही वो जो टिप्पणी की थी पंजाबियों के अगेंस्ट, उसका रिजल्ट सामने ला के रख दिया। क्योंकि उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंच पे 7 कुर्सियों पे बैठे हुए थे। और राव इंद्रजीत जब अपने माइक से बोल रहे थे तो वो सब चीज़ें सुन रहे थे। तो उसके तुरंत बाद संजय भाटिया का नाम उसमें आता है। और जो बड़े नेता थे, चाहे उसमें आपने जिक्र किया ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश सचिव थे, पहले राष्ट्रीय सचिव थे, इससे पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे। पहले प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी हुई, राष्ट्रीय टीम में लिया गया, वो भी सचिव के पद पे। जो कि सचिव के जो पद है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई उसमें महामंत्री की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी मजबूत होती है। अब वो जो ना राष्ट्रीय सचिव के पद से भी छुट्टी हो गई है, तो अब ओम प्रकाश धनखड़ के पास ना संगठन में कोई स्थान है, ना क्योंकि वो विधायक बन नहीं पाए, तो ना कैबिनेट में कोई स्थान है, ना विधानसभा में कोई स्थान है, कहीं नहीं। अब मुझे लगता है कि ओम प्रकाश धनखड़ का जो समय है राजनीतिक, वो जा चुका है। देखिए, जो पॉलिटिक्स है ना, वो तो पता नहीं कब किसके बाग खोल दे। ओम प्रकाश धनखड़ तो एक बार विधायक रह चुके हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े ताकतवर मंत्री रहे। लेकिन अक्सर लोगों का आरोप ये है कि जब वो मंत्री थे तो काम नहीं करवाते थे, या काम नहीं करवा पाते थे, या थोड़ा सा लोगों में, अपने यहाँ के ना लोगों में जो वोटर्स हैं उनमें कि भाई मरोड़ में आ गया, इस तरह की बातें भी होती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों के काम भी हुए होंगे, ऐसा तो नहीं होता, और सभी के काम तो कोई नहीं करवा पाता। लेकिन एक जनरल इम्प्रेशन है। और उनका बादली से चुनाव हारने का, ओम प्रकाश धनखड़ का मेन कारण जो है ना, वो थोड़ा सा ये था कि भाई जब इनके पास मौका था तो नहीं करवा पाए वो काम, लोगों को मोबिलाइज करने का। लेकिन इसके साथ साथ मैं संजय भाटिया पर जरूर बात करना चाहूँगा। संजय भाटिया जब करनाल से एमपी बने, बहुत बड़े रिकॉर्ड मार्जिन से वो एमपी बने थे, और उसके बाद ना उनका स्टेचर लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं आपको ये थोड़ी अंदर की बातें बता रहा हूँ, उनका स्टेचर लगातार बढ़ रहा था। और जो ना उनका अपना फील्डम जो है बहुत ज़बरदस्त हो गया था, और वर्कर्स और पूरा उनका जो काम करने का तरीका था ना, वो अलग ही था। मतलब यूजुअली बीजेपी में जिस नेता की मास अपील होती है, फॉलोइंग होती है, जिनके अपने वर्कर होते हैं, उनको बीजेपी ज़्यादा देर टिकने देती, क्योंकि वो थ्रेट बनना शुरू हो जाते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर का एरिया वो, क्योंकि उन्होंने भी वहीं से चुनाव लड़ा था, तो उसके बाद कहीं, और वो पंजाबी समाज से भी आते हैं, खट्टर साहब भी पंजाबी समाज से आते हैं। उनकी जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तो खतरा किसको बढ़ रहा था? खतरा खट्टर साहब को बढ़ रहा था। उनके ही एरिया से पंजाबी हो गए, और
उनका वर्किंग स्टाइल खट्टर साहब से भी एक दो स्टेप आगे था, इतने एक्टिवली और लोगों को एंगेज करने का, लोगों को मोबिलाइज करने का, उनकी 24 घंटे लगातार मशीनरी काम करने की ज़बरदस्त। तो उसके बाद उनके जो है ना पर कतरे गए, ना तो उनको लोकसभा में टिकट मिली और उसके बाद विधानसभा में भी कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन उसके बाद मतलब उस दौरान फिर संजय भाटिया ने अपनी गलती को स्वीकारा कि यहाँ अगर आप अपना वोट बैंक बनाओगे, अपने फैन फॉलोइंग और वो भी खट्टर साहब के इलाके में, तो आपका गुजारा नहीं है। फिर वो पूरी तरह सरेंडर जो है खट्टर साहब के सामने हुए और खट्टर साहब का आशीर्वाद अब उनको प्राप्त है। और अब ये संजय भाटिया को भी ध्यान रखना है, राज्यसभा में भी आपको भेजा गया है, अब आपको संगठन में भी बड़ी, राष्ट्रीय संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लेकिन बीइंग ए पंजाबी नेता फ्रॉम करनाल लोकसभा, आपको कोई भी अपना फैन फॉलोइंग बनाएंगे, वर्कर बेस बनाएंगे, पार्टी को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत नहीं करोगे। अगर आप अपने एज ए नेता आप चढ़ने की कोशिश करते हो तो पैर जो ना कोई पर कतरते जाएंगे। अब बात करते हैं ओम प्रकाश धनखड़ की। संजय भाटिया खट्टर साहब की लॉबी में आते हैं, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ की कोई लॉबी नहीं है, ये खुद अपने आप में लॉबी है। मतलब ये एंटी मनोहर लाल खट्टर लॉबी कहलाते हैं हरियाणा की राजनीति में। आप इनसे बात करो और ये स्टेज पे, मंच पे तो कहते हैं नहीं हम एक ही हैं, मनोहर लाल जी हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे बड़े नेता हैं, ये हैं वो। लेकिन जैसे ही अकेले में आप इनसे बात करते हो, सुनाई देती हैं, जो लोग इनसे अकेले में मिलते हैं, जो इनको नज़दीकी से जानते हो, बताते हैं कि भाई खट्टर साहब का नाम आते बिल्कुल एकदम से कड़वाहट से भरी हुई बातें जो है ना, ये जो है ना पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये खट्टर साहब की एंटी लॉबी में है। और जब जिसको जहां मौका मिलता है वो उसका इलाज कर देता है। इस बार इलाज का मौका करने का मिल गया खट्टर साहब को और उन्होंने धनखड़ साहब की छुट्टी कर दी। सोच तो कैप्टन साहब भी रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, बहुत लंबा समय हो गया, अब उनके पास विधायकी हारने के बाद उनके पास भी कोई पद नहीं है। कितने ताकतवर नेता, मतलब जिम्मेदारी थी कैप्टन अभिमन्यु के पास, लेकिन अब देखिए कि अब उनके पास कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। कोई छोटा मोटा पद हो तो मैं जानता नहीं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी मुझे याद है कैप्टन साहब के फ़ोन आते थे जब बीजेपी विपक्ष में थी। राष्ट्रीय सचिव जब थे, वो नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, सॉरी प्रवक्ता थे, तो उनके फ़ोन आते थे, भाई साहब ये, भाई साहब वो, जो उनका काम था एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी। और उसके बाद यूपी की जिम्मेदारी उनको मिली और आप तो जानते हैं कितना कुछ हुआ। और फिर फाइनेंशियल मिनिस्टर बने, उनमें भी वही जाट जो वोटर है ना, उनमें वो बंदे को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि ना भाई मरोड़ आ गई भाई, ये तो अपॉइंटमेंट करके हमने बुलावा है। तो फिर उनका इलाज ऐसा किया और उसके बाद पार्टी ने भी इलाज कर दिया। अब क्या करें। सत सिंह जी, जो संगठन में जाट नेताओं को, हरियाणा के जाट नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो जगह नहीं दी गई बड़ी किसी पोजीशन में, से वो सचिव की जिम्मेदारी हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हो, राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी हो, इसमें हरियाणा के किसी भी बड़े जाट नेता को नहीं लिया गया है। इसका मतलब बीजेपी ने ये अपना एजेंडे में स्पष्ट कर दिया है कि हम हरियाणा के जाटों को उसकी औकात में रखेंगे, उनको ना तो जा बड़ी जिम्मेदारी देंगे और यहाँ ना प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा अभी प्रदेश संगठन बना था और उसके बाद अभी राष्ट्रीय संगठन बना, तो मैं थोड़ा सा जाटों की राजनीति पर, जाट नेताओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि राष्ट्रीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2014 में। इसके बावजूद अब उनके पास कोई पद नहीं है, खाली, बिल्कुल खाली, अपनी गुड़गांव में की, पंचकुला की या जज्जे की कोठी में आराम से बैठ के आराम कर सकते हैं। अब उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है संगठन की। दूसरी बात, कैप्टन अभिमन्यु पे आते हैं। कैप्टन अभिमन्यु को भी राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी एक बार मिली थी। उसके बाद जब यूपी में जब इलेक्शन होते हैं स्टेट के, तो सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाती है। अमित शाह के साथ उनकी टीम बनाई जाती है और पंजाब में भी चुनाव में उनकी ड्यूटी लग चुकी है। लेकिन अब कैप्टन साहब के पास भी कोई बड़ा कार्यभार, कोई बड़ा दायित्व नहीं है।
अब वो भी अपना आराम से जो वो करना चाहे, बिजनेस करना चाहे बिजनेस कर सकते हैं। संगठन में कार्यकर्ता के तौर पे रह के काम करना चाहिए तो उनका बहुत बढ़िया है। वो कहते भी हैं कि मैं तो आम कार्यकर्ता हूँ, मैं तो बीजेपी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। तो बीजेपी ने कैप्टन अभिमन्यु को, ओम प्रकाश धनखड़ को एक सामान्य कार्यकर्ता बना दिया है। तीसरी बात आती है जाटों में कि इनके पास ना प्रदेश में कोई बड़ा पद है। अब सतीश नांदल की बात करें, सतीश नांदल प्रदेश में उपाध्यक्ष के पद पे मौजूद थे। फिर उनका जो पैसा वैसा, जिन्होंने बड़ा मोटा पैसा कमा रखा है, वो राज्यसभा में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वा के वो पैसा भी खर्च करवा दिया काफ़ी सारा। और आप ये देखिए कि मात्र 1 वोट से वो चुनाव हार गए। तो हरवाने का श्रेय जो जाता है वो आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि बीजेपी के किस नेता ने जोर नहीं लगाया उनको जिताने के लिए। नहीं तो कांग्रेस के जो विधायक थे वो तो टूट के अपना क्रॉस वोटिंग कर चुके थे या कैंसिल कर चुके थे। तो हरवाए किसने? भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको हरवाने का काम किया। और वो जो नेता है वो आप जानते हैं, उनको पता था कि ये अगर यहाँ से मजबूत हो गया तो एक जाट नेता जो है उभर के सामने आ जाएगा। उसके पास धन बल भी है, उसके पास फिर वो राज्यसभा में सेंटर में जाने का मौका भी मिल जाएगा, बड़े बड़े नेताओं से सीधी मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी। तो एक जाट नेता और उभर के सामने आ जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु जैसे जाट नेता तो घर बैठा दिए। तीसरा जाट नेता सतीश नांदल था, वो भी घर बैठा दिया। तो हरियाणा में आप देखोगे तो जाटों का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। मुझे लगता है उनका भविष्य ही नहीं है। 2 चुनाव हार चुके हैं। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी हारी हुई बाजी जीत सकती है तो हारे हुए जाट नेता जो है चुनाव में, उनको भी तो जिता सकते हैं। नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा विपरीत सोचता हूँ कि बीजेपी ने जाटों को दरकिनार कर दिया। नहीं, जाटों को दरकिनार बिल्कुल नहीं किया। हाँ, ऐसे नेता जो जाट समाज से आते हैं और बीजेपी में रह करके जाट समाज के हितैषी बनने की बात कहते हैं कि हम जाटों के, और जब जाटों के मुद्दे आते हैं तो चूं भी नहीं करते हैं, बिल्कुल सांप उनको सूंघ जाता है। लेकिन नकली नकली मुद्दे उठा करके और ये सोचते हैं कि हम किस तरह जाटों को बहका लें। मुझे लगता है कि अगर वो इतने ही बड़े जाटों के नेता होते तो वो चुनाव नहीं हारते। जैसे 2014 में चुनाव उन्होंने जीता, वैसे 2019 में भी जीतना था, 2024 में भी जीतना था। लेकिन 2014 में मोदी की वजह से वो जीत गए, मोदी की हवा थी, इसलिए उनको विधायक बनने का मौका मिला। बाद में उनको फिर बड़े पद भी मिले। लेकिन 2019 में थोड़ी सी मोदी वेव कम हुई, वो हार गए। और 5 साल जो उन्होंने काम किया उसका सिला जो है ना, उनकी जनता ने, उनके इलेक्टोरेट ने उनको दे दिया। तो बीजेपी जो है ना बड़ी अच्छी तरह समझती है कि जो बीजेपी का जो मन करेगा, उनको पता है कि वोटर्स को साधना अलग है और जो उस समाज से नेता बनने की कोशिश करते हैं उस समाज उनको दरकिनार करना अलग बात है। बीजेपी उस समाज में से किसी और को मौका दे सकती है। अभी तो बहुत कुछ होना है और अभी तो नए नए जाट नेता भी हैं, जो विधायक भी हैं। हो सकता है उनमें से किसी को मौका दे दें और हो सकता है कि, देखो, जाट समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये पता है सही मायने में उनके लिए कोई किसी पार्टी में, चाहे वो इनेलो में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, उनको पता है कि उनके मुद्दे कौन उठाता है और सही मायने में उनकी लड़ाई कौन लड़ सकता है, किसने लड़ी है। हालांकि आज के दिन उदासीनता तो सबके प्रति है, चाहे वो किसी भी पार्टी में, लेकिन फिर भी जो भी बचा खुचा है उसमें से भी उनकी अगुवाई कौन कर सकते हैं और कौन कर रहे हैं, कौन उनके सच्चे हितैषी हैं, वो जानते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी भी इस साइकोलॉजी को समझती है कि इससे वोट बैंक का नुकसान नहीं होना। हाँ, एक मैसेजिंग जरूर होती है, यार जो थे उनको भी तुमने कूण में लगा दिया। देखो सतसिंह जी, जाट नेताओं के बारे में तो आपा ने डिस्कस किया है, लेकिन ब्राह्मण समाज से भी आप देखोगे तो संगठन में किसी नेता को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जो बेचारे को ना विधानसभा की टिकट मिली, जो कि
डॉक्टर मंगल सेन के साथ उन्होंने काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया। मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे तो कंधे से कंधा लगा के मोदी जी के साथ चलते थे। आज वो बेचारा बगैर बैसाखियों के है, अकेला है, कोई पूछने वाला नहीं है, संगठन में कोई जगह नहीं। राज्यसभा में पहले सीनियर मोस्ट नेताओं को भेजा जाता था, वहाँ पे भी उनको नहीं भेजा गया। संगठन में ना प्रदेश में उनके पास कोई जिम्मेदारी है, ना राष्ट्रीय स्तर पे कोई जिम्मेदारी है। फिर आज जो ब्राह्मण समाज की बात करें तो मोहनलाल बडोली प्रदेश के अध्यक्ष थे। अब उनकी जगह पे प्रदेश की जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को दी गई है। मोहनलाल बडोली फिर घर बैठ गए। लोकसभा का टिकट दिया था, वो नहीं जीत पाए। विधानसभा का चुनाव लड़ा नहीं, हालांकि वो खुद कहते हैं कि मैंने तो संगठन में काम करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो पूरे हरियाणा में जाऊंगा, संगठन के लिए काम करूंगा। ये उनकी स्टेटमेंट थी। हो सकता है इसके पीछे ये हो कि उनको टिकट ना ही दिया गया हो। अब वो कहते हैं कि संगठन में काम करूंगा, अब वो संगठन का भी जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई है। तीसरी बात आप देखोगे, और जो ब्राह्मण नेता है हरियाणा में, किसी के पास कोई संगठन में जिम्मेदारी नहीं है, कोई प्रदेश में कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा में भी अब ब्राह्मण समाज के नेताओं का स्पेस खाली हो गया है, जगह खाली हो गई है, क्योंकि कोई ऐसा चमत्कार करने वाला ब्राह्मण नेता अब बीजेपी के साथ नहीं है। जो है वो दूसरी पार्टियों से आए हैं। नहीं, जिस चमक छोड़ी नहीं तो चमत्कार कहाँ से करेगा? चमक तो बीजेपी ने छोड़ी नहीं, चाहे वो जाट नेता हो चाहे वो ब्राह्मण नेता हो। और जो दूसरी पार्टियों से आए थे, जैसे उनको तो संगठन में कभी देते ही नहीं मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी। कुलदीप बिश्नोई आया था, कुलदीप बिश्नोई को आप देख लो, उनको कहीं भी तो ना तो राज्यसभा में एडजस्ट किया, ना संगठन में कहीं एडजस्ट किया, और वो तो वैसे भी काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे हैं। राव इंद्रजीत नाराज़ चल रहे हैं, उनको भी ठीक है, वो आज केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार 7 बार शायद वो लोकसभा के एमपी हैं। और जो आपने बीच में एक बात कही ना कि वो कई सीटों पर विधायक, मैं कहता हूँ कि उनका ना कई सीटें ऐसी हैं जहाँ वो बना तो नहीं सकते लेकिन बिगाड़ कई जरूर सकते हैं, और वो जीतते हुए को हरा सकते हैं और हारे हुए को जिता सकते हैं। कई ऐसी सीटें भी हैं। तो राव साहब इतने बड़े नेता होने के बाद, और वाकई में आज बीजेपी के पास 48 सीटें हैं। अब आप देखिए कि मैजिक नंबर है 46 का, अब कितने हैं? अब 2 ही तो हैं, मैजिक नंबर को टच कर जाएंगे। तो अगर राव साहब ठान लें तो बीजेपी की सरकार को खतरा हो सकता है। जिस दिन चाहे उसी दिन गिरा सकते हैं। लेकिन अभी केंद्र में मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं, और वो किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार को हरियाणा में खतरे में नहीं डाल सकते। इसीलिए कोई ना कोई उनके पास ऐसा प्लान होगा। राव साहब को किसी तरह से उन्होंने मैनेज कर रखा होगा, एडजस्ट कर रखा होगा। आपको पता है कि आज कैसे सरकार ऑपरेट करती है, सरकार के पास तंत्र है, सरकार के पास तो सब कुछ है, लेकिन सारी चाबियां हैं उनके पास। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, दर्शकों भी इस चीज़ को सुनना भी पसंद करेंगे। जो हरियाणा के जो बड़े नेता है, जो मुख्यमंत्री बनने का दावा करते थे, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, जो कहते थे कि हम तो मुख्यमंत्री की लाइन में सबसे अगली लाइन में सबसे आगे खड़े हैं, उन नेताओं का भी आज क्या हासिल है। आप ये देखिए, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो ओम प्रकाश धनखड़ कहते थे कि भाई एक बार अगर तुम मेरे को मौका दे दो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है, काम तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही किए जा सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु जो कि हमेशा से ही ये दावा करते रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री की दौड़ में कैप्टन अभिमन्यु। जब मनोहर लाल खट्टर को 14 में सीएम बनाया गया तो उसी लाइन में कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे जो नेता है ये मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। आज ये सब बाहर है। फिर आते हैं दूसरी पार्टियों से जो मुख्यमंत्री बनने के दावे करते थे कि हम तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम तो काबिल हैं, हमने इस पार्टी को सींचा है, हमने अपने पार्टी को कहाँ से कहाँ तक लेके गए हैं। किरण चौधरी, एक बार उनको राज्यसभा में थोड़े ही समय के लिए भेज दिया था, उसके बाद घर बिठा दिया गया है। उनकी बेटी श्रुति है, वो मंत्री है, लेकिन आप देखो हरियाणा में
क्या श्रुति चौधरी मंत्री की कोई चर्चा होती है? क्या उनके काम की कोई चर्चा होती है? क्या किसी को ये लगता है कि श्रुति चौधरी के कोई अपने दम पे कोई मंत्री की जिम्मेदारी लेते हुए कोई काम किसी का करवा सकती है? नहीं, कहीं मंत्री चर्चा तो नहीं है। मंत्री होती है, नहीं चर्चा नहीं, मंत्री तो मंत्री होता है, लेकिन उसमें मंत्री चर्चा भी देखो हर सरकार का ना अपना काम करने का तरीका होता है। जैसे कांग्रेस में और इनेलो में शोर बहुत मचाते थे लेकिन काम कम होता था। बीजेपी अगर लगातार 3 बार सरकार में है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी काम नहीं करवा पा रही है या बीजेपी की सरकार में काम नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूँ कि कोई मंत्री इतना ठाडा है कि जो अपने दम पे कोई काम करवा सकता। मेरा कहने का ये मतलब है। प्रजातंत्र में जनता ठाडी होती है। फिर आप आइए कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई ने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004-05 में जब मुख्यमंत्री बने तो कुलदीप बिश्नोई ने इसीलिए कांग्रेस पार्टी से खिलाफत की थी कि भाई उनके पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, उनको भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होते हुए कोई जगह नहीं मिली। फिर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, वहाँ पे भी उनका कुछ नहीं हुआ। फिर वापस कांग्रेस में गए, तब वो मुख्यमंत्री के दावे करने लग गए। फिर वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आई। आज भारतीय जनता पार्टी में आप ये बताइए कि वो कहाँ पे खड़े हैं। ना उनका बेटा है वो विधायक है, ना उनका बेटा कोई सांसद है, ना वो खुद सांसद है, ना कुलदीप बिश्नोई के पास कोई संगठन में प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी है, ना राष्ट्रीय स्तर पे कोई जिम्मेदारी है। तो ये जो मुख्यमंत्री दूसरी पार्टियों में बने घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में तो ये चूं भी नहीं कर पा रहे। तो राजयोग जितना था उतना उनको मिल गया, उसके बाद अगर राजयोग होगा तो मिल जाएगा। और वैसे भी आप ये देखिए कि कोई भी पार्टी योगदान देखती है कि आप पार्टी में क्या योगदान दे रहे हो। अगर आपकी यूटिलिटी है, अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको मौके दिए जाएंगे। जिस दिन और जिस समय आपकी यूटिलिटी और आपका काम खत्म हो गया, आपका महत्व भी उसी से कम हो जाता है। तो ये साफ साफ इंडिकेशन है कि नाम बड़ा होता है लेकिन पार्टी को चलाना होता है, पार्टी को 100 तरह की एडजस्टमेंट करनी होती है। और जैसा कि ओपी जी ने कहा कि हो सकता है कुछ नेताओं का अब घर पे बैठने का समय आ गया है और बाकी तो भविष्य के गर्भ में है। इस सारे मुद्दे पर जो बीजेपी ने संगठन में कार्य करने का अभी जो घोषणा की है, उसके बाद कई पुराने बीजेपी के नेताओं को घर बैठाने का काम हुआ है जो कभी सीएम की दौड़ में होते थे, और कुछ नयों को मौका मिला है। संजय भाटिया को और मजबूत कर दिया है। कहीं ना कहीं जाट नॉन जाट की राजनीति को फिर से हवा मिलने की बात भी कही जा रही है। इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।